जब हम ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पिछले 50 सालों की दुनिया आती है ना। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के एक दूसरे से जुड़ने की कहानी कोई नई नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा है, व्यापार का, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का और पैसे के लेन देन का। तो सवाल यही है कि ये सब शुरू कब हुआ? क्या ये इंटरनेट के आने के बाद की बात है या इसकी जड़ें इतिहास में कहीं बहुत बहुत ज्यादा गहरी हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। इनके बीच लगभग 1000 साल का फासला है। एक तरफ 10वीं सदी की एक नक्काशी है जो उस समय के समुद्री व्यापार को दिखाती है, और दूसरी तरफ 19वीं सदी का एक जहाज है जो लोगों को उम्मीदों के साथ नए महाद्वीपों की ओर ले जा रहा है। पर दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि दुनिया हमेशा से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। हम ये देखेंगे कि कैसे बहुत पुराने जमाने में भी व्यापार, संस्कृति और यहाँ तक कि बीमारियां भी दूर दूर तक फैली हुई थीं। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है सिल्क रूट्स। ये कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि जमीन और समंदर के रास्तों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो एशिया के बड़े हिस्सों को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। अब इन रास्तों पर सिर्फ सामान नहीं चलता था, और यही बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है। हाँ, चीन से रेशम और बर्तन पश्चिम की तरफ जाते थे और यूरोप से सोना चांदी जैसी कीमती चीजें एशिया आती थीं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि इन रास्तों पर विचार और विश्वास भी सफर कर रहे थे। ईसाई और मुस्लिम प्रचारक इन्हीं रास्तों से गुजरते थे, और बौद्ध धर्म भी भारत से निकलकर इन्हीं रास्तों से पूरी दुनिया में फैला। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 16वीं सदी एक बहुत बड़ा मोड़ था, जब यूरोप के नाविकों ने अमेरिका की खोज की और एशिया के लिए समुद्री रास्ते ढूंढ निकाले, तो दुनिया मानो अचानक से बहुत छोटी हो गई। इस जुड़ाव का सबसे गहरा असर शायद हमारे खाने की प्लेट पर पड़ा। आलू, सोया, टमाटर, मक्का और मिर्च, ये सब चीजें आज हमारे किचन में कितनी आम है ना, पर 500 साल पहले तक यूरोप और एशिया में इन्हें कोई जानता तक नहीं था। ये सब अमेरिका से आए थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नूडल्स ही चीन से पश्चिम जाकर स्पैगेटी बन। और ये लेन देन कितना जरूरी और कितना खतरनाक हो सकता था, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आलू। जब आलू यूरोप पहुंचा तो इसने गरीबों को एक सस्ता और पौष्टिक खाना दिया, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हुई। लेकिन आयरलैंड में लोग इस पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए कि जब 1840 के दशक में एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल बर्बाद कर दी, तो लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो गए। लेकिन इस कहानी का एक और कहीं ज्यादा भयानक पहलू भी था। यूरोप से आने वाले लोग अपने साथ सिर्फ फसलें नहीं, बल्कि चेचक जैसी जानलेवा बीमारियां भी लेकर आए। अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की ताकत ही नहीं थी। ये एक तरह का बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसने अनजाने में ही सही पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर दिया और यूरोप के लोगों के लिए वहां कब्जा करना और भी आसान बना दिया। अब आते हैं 19वीं सदी पर, जब पहली बार एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी बनी, और ये 3 बड़े फ्लोज या प्रवाह पर टिकी हुई थी। ये 3 फ्लो क्या थे? पहला था व्यापार का फ्लो, यानी सामान का आना जाना, जैसे कपड़ा और गेहूं। दूसरा था लेबर यानी मजदूरों का फ्लो, मतलब लोगों का काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाना। और तीसरा था कैपिटल यानी पूंजी का फ्लो, मतलब पैसे का एक जगह से दूसरी जगह निवेश होना। और ये तीनों आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए थे। इसे समझने के लिए ब्रिटेन के कॉर्न लॉ का एक कमाल का उदाहरण है। जब ब्रिटेन ने मकई के इंपोर्ट पर लगी रोक हटा दी, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सस्ता अनाज बाजार में भर गया। अब ब्रिटेन के किसान इसका मुकाबला नहीं कर पाए और उनकी खेती चौपट हो गई। नतीजा, हजारों लोग बेरोजगार हो गए और काम ढूंढने के लिए उन्हीं देशों की तरफ निकल पड़े जहां से वो सस्ता अनाज आ रहा था। सोचिए, एक कानून बदला और उससे लोगों के जाने का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 15 करोड़। 19वीं सदी में लगभग 15 करोड़ लोगों ने एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना घर, अपना देश छोड़ा। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक था। इस दौर में टेक्नोलॉजी ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया, खास तौर पर रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों ने। पहले जानवरों को जिंदा ही अमेरिका से यूरोप भेजना पड़ता था, जो बहुत महंगा था। लेकिन रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद मांस को जमा कर भेजना मुमकिन हो गया। इससे शिपिंग का खर्च काफ़ी कम हो गया और यूरोप के गरीबों की पहुंच में भी मांस आ गया।
लेकिन इस पूरी कहानी का एक स्याह पक्ष भी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ग्लोबल सिस्टम बन रहा था वो अक्सर जोर जबरदस्ती, शोषण और लोगों की आज़ादी छीनने पर बना था। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं ये अफ्रीका का है। 1885 में यूरोप की बड़ी ताकतें बर्लिन में मिलीं और उन्होंने लिटरली पूरे महाद्वीप को आपस में केक की तरह बांट लिया। इस घटना को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यानी अफ्रीका के लिए दौड़ कहा जाता है। और ये बॉर्डर कैसे खींचे गए? बिना वहां के लोगों से पूछे, बिना उनकी संस्कृति या समाज को समझे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस नक्शे पर एक रूलर रखकर सीधी लकीरें खींच दी हों। इन लकीरों ने आज भी वहां संघर्ष के बीज बो रखे हैं। उपनिवेशवाद का एक और भयानक असर था रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी। ये मवेशियों का प्लेग था जो यूरोप के लोग अपने साथ लाए थे। इस एक बीमारी ने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को खत्म कर दिया, जिससे वहां के लोगों की रोजी रोटी ही छिन गई। इस तबाही ने उन्हें बागानों और खदानों में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह गिरमिटिया मजदूरी की एक प्रथा थी, जिसे अक्सर गुलामी की एक नई प्रथा भी कहा जाता था। भारत और चीन से लाखों मजदूरों को झूठे वादे करके बागानों, खदानों और रेलवे लाइनों पर काम करने के लिए दुनिया भर में भेजा गया। उनकी पहचान छीन ली गई थी। उनके नाम की जगह उन्हें बस एक नंबर दे दिया गया था जो दिखाता था कि उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। अब चलते हैं 20वीं सदी में, जहां ये ग्लोबल सिस्टम, ये इंजन, युद्ध और आर्थिक मंदी के बोझ तले टूटने लगा। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद खास तौर पर अमेरिका में मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का एक नया दौर शुरू हुआ और हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन ने इसमें क्रांति ला दी। मास प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब था कि चीजें बहुत तेजी से और बहुत सस्ते में बनाई जा सकती थीं। फोर्ड ने तो अपने मजदूरों की तनख्वाह 2 गुनी कर दी ताकि वो लोग भी वही कारें खरीद सकें जो वो बना रहे थे। इससे एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बूम आया। लेकिन ये तेजी हमेशा नहीं रही। 1929 में आई महामंदी और पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसने एक बहुत खतरनाक सच सामने ला दिया कि दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ चुकी थी कि एक देश का संकट पूरी दुनिया में फैल सकता था। ये तस्वीरें हमें उस वक्त की तकलीफ की एक झलक देती हैं। खोई हुई नौकरियां, टूटे हुए सपने और एक अनिश्चित भविष्य। तो हमने देखा कि कैसे सदियों में हमारी ग्लोबल इकोनॉमी बनी, व्यापार से, लोगों के सफर से, टेक्नोलॉजी से और जीत हार से। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें तरक्की और खुशहाली भी है और शोषण और दर्द भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर वो व्यवस्था व्यापार और आघात पर बनी थी तो आज हम क्या बना रहे हैं।